हिंसात्मक मानसिकता को दिखाता है। एसआईआर का काम संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही हो रहा है। पूर्व अनुमान के उपरांत बौखला गए हैं, नकारात्मक राजनीति है, सुर्खियों में बनना चाहते हैं और इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से गलत सवाल उठा रहे हैं, प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में पूर्ण निर्भीकता से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से एसआईआर का काम चल रहा है। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी के, पिछड़ी जाति के, जो घुमक्कड़ जाति के जो लोग हैं, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनको फार्म ही नहीं दिए गए पूरी तरीके से। और ये कह रहे हैं 100% हो गया, 100% हो गया। 100% हो गया आपका वर्क पूरा। 100% वोट थोड़ी आ गए, वोटर लिस्ट में दोबारा वोट थोड़ी आ गए 100%। वो तो 25 लाख, 28 लाख, 29 लाख कम आ रहे हैं ना। तो उनमें आप एब्सेंट के अंदर बेईमानी कर रहे हो, आप शिफ्टेड में बेईमानी कर रहे हो, और कई कई जगह तो डेथ में भी बेईमानी कर रहे हो। उसको डेथ बता रहे हैं जबकि उसकी डेथ हुई कि नहीं हुई वो कोई प्रमाणित नहीं है उसके बावजूद भी। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा जो खेला है पॉलिटिकल पार्टियों में शिफ्ट कर दिया। ये ड्यूटी है चुनाव आयोग की। उधर टोंक भी गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर कैलाश चंद की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के नीमच का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसने नशे का पूरा कारोबार फैलाया था। ऑपरेशन धरा तुंडिका के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। धर दबोचा गया आरोपी को। मध्य प्रदेश के नीमच का रहने वाला आरोपी कैलाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ। अंतर्राज्यीय नशा तस्कर कैलाश चंद की गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त चलाकर 25,000 रुपए का बड़ा तस्कर जिसका नाम कैलाश चंद्र पुत्र प्रकाश चंद, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, पिछले 4 वर्षों से पुलिस की गिरफ्त से बचता हुआ, आंखों में धूल झोंककर फरार। यह अपराधी एक बड़े नाटकीय अंदाज में एनटीएफ ने मध्य प्रदेश की सीमा में जाकर दबोचा है। इस अपराधी के काम करने का तरीका इतना शातिर था कि पिछले 11 वर्षों से यह नशीले पदार्थ, अफीम, डोडा चूरा का बड़ा एग्रीगेटर बना बैठा हुआ था। जो अवैध उत्पादन करते थे उनसे उसका संग्रहण करना और बड़े आपूर्तिकर्ताओं, बड़े दलालों को सप्लाई करना और बदले में कमीशन खाना। वहीं सीकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वित्त आयोग का अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सीकर जिले के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में विकास के काम ठप पड़े हैं और जनता अब बीजेपी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पंचायत समितियों का पुनर्गठन, स्थानीय निकाय का पुनर्गठन, इस खेल को कांग्रेस करती रही। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर ना मापदंड देखे, ना जनसंख्या का आधार देखा। सिर्फ किस प्रकार कुछ मतों का ध्रुवीकरण होकर एक जगह पर मत आ जाए, उस आधार पर पंचायत समितियां, स्थानीय निकायों का विसर्जन किया। और इस बार पारदर्शिता से हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा कहीं कोई आपत्ति नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। 23 में जब हम आए तो फिर हमें घाटी की अर्थव्यवस्था मिली। लगातार आर्थिक मैनेजमेंट के आधार पर सरकार इन सब व्यवस्थाओं से जुड़ निकल रही है और धीरे धीरे आप सब देख रहे हैं कि कर्मचारियों का विषय होगा, समाज का विषय होगा, बड़े बड़े जो जन आकांक्षाओं के विषय हैं उन सबको लगातार आगे बढ़ाने का विषय पड़ रही है। सबसे बड़ा ईआरसीपी का विषय था, उस ईआरसीपी के विषय पे काम बढ़ गया, डीपीआर बन गई, काम शुरू हो चुका है। यमुना जल जो शेखावाटी की लंबे समय से मांग थी, उस यमुना जल के समझौता भी हो गया और मुझे विश्वास है अगले कुछ दिनों में इस काम को भी ये आगे बढ़ेगा और अगले चुनाव से पहले ही पूरा होगा। ये सब आर्थिक प्रबंधन के कारण से ठीक तरह से सब व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम चला। तो पिछली गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीने बाद जेल से बाहर आए। ईडी ने महेश जोशी को 900 करोड़ के जेजेएम घोटाले में 24 अप्रैल को पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तार किया था। वहीं अप्रैल के अंत में उनको पत्नी की मृत्यु के चलते कुछ दिन की अग्रिम जमानत मिली थी।
पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला किया है और उनको जमानत आज आखिरकार मिल गई। 24 अप्रैल को जोशी को गिरफ्तार किया था और ईडी ने उस वक्त गिरफ्तारी जब की थी तो पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी की थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की फर्म में 50 लाख से ज़्यादा का जो है निवेश किया था और इसके कागजात के आधार पर ही उनको जो है गिरफ्तार किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में जो है डिवीज़न बेंच ने सुनवाई करते हुए उनको ज़मानत दे दी है। हालांकि उन्होंने सशर्त ज़मानत मिली है उन्हें, उसमें कहा गया है कि वे इस दौरान जो है देश से बाहर नहीं जा सकते। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। इस बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास बिल 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति 2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान ट्रेड पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश है। हमारे ऐसे करीब 11 कानून है जिसमें कहीं पेनल्टी के प्रावधान है, कहीं पर सजा के प्रावधान है, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लावें। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। आज मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। उसी को उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपनी मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। जैसे कि बताया कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के लिए ये नीति लाई गई है और विशेष 5 पिलर्स, 5 स्तंभ पर ये हमारी नीति है, जिसमें पहले हैं ABCDE, एक्सीलरेट, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइव एंड एंश्योर। ABCD इस पर आधारित है। मुख्य उद्देश्य ये कि जो हमारे अप्रवासी राजस्थानी NRR हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा निवेश भी करें, ताकि उस माध्यम से यहाँ पे उनका राजस्थान भूमि से भी जुड़ा हो। उसमें उनके सुविधा के लिए सरकार द्वारा NRR इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल स्थापित किया जाएगा। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के SIR पर सीकर में दिए गए बयान पर बीजेपी मुखर है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जो अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। नहर का एक हिस्सा टूटते ही तेज बहाव का पानी खेतों में फैल गया। कई किसानों की फसलें प्रभावित होने की स्थिति में पहुंच गई है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थिति का जायजा लिया गया है। विभाग ने तुरंत नहर की मरम्मत शुरू कर प्रवाह को नियंत्रित किया, जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होने से बच गया। मरम्मत के बाद सिंचाई का कार्य फिर से सामान्य रूप से शुरू हो गया है। ये जो कैनाल निकली ही थी वो पहले क्या निर्माण के समय ही बहुत घटिया काम हुआ था, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले एक जगह जो नहर टूट गई थी उनको तत्काल विभाग के एक्शन सावरिया जी ने तत्काल एक्शन लेकर फटाफट इसको बिल्कुल बहुत जल्दी सही करा दिया। वो भी धन्यवाद के पात्र, उन्होंने फटाफट जल्दी से काम करा दिया। आगे भी हमें लगता है कि ये एक्शन साहब
भविष्य में इस नहर को जो घटिया निर्माण पहले हुआ है वो पूरी नहर 30 घरों पे स्टे थी और जो उनको छोड़ के बाकी जो बचे हुए मकान थे उनके रहने की व्यवस्था जितनी हो सकती थी वो व्यवस्था को बचाते हुए बाकी जो अतिक्रमण था उसको अतिक्रमण से पूरे गैर मुमकिन जोड़ते उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। ये पहले यहाँ से गांव से ही शिकायत हुई थी 90 उसके अतिक्रमण की गैर मुमकिन जोड़ के ऊपर, तो उसकी शिकायत के ऊपर फिर आगे कार्रवाई हुई पूरी हुआ है। ये कहना है खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के पवन का। इस बारे में प्रेस से बातचीत करते हुए नीरज के पवन ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य भारत के लोगों को फिट रखना है। इसी तर्ज पर प्रदेश में भी इस अभियान को फिट राजस्थान के माध्यम से घर घर पहुंचाया जाएगा ताकि प्रदेशवासी स्वस्थ और फिट रह सके। उन्होंने बताया कि 3 स्तर पर इसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के साथ भी MOU किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सप्ताह में 1 दिन नो बैग डे मनाने का सुझाव भी दिया गया। डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि विभाग 21 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का भी आयोजन करने जा रहा है। वहीं फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत संडे ऑन साइकिल के जरिए भी फिटनेस का संदेश दिया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का समापन 5 दिसंबर को पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। अभी तक हमारी पूरे देश से जो 232 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ आई, 4,500 से ज़्यादा खिलाड़ी आए, उन सब ने बहुत अच्छा सा यहाँ पर प्रदर्शन किया और हमें पूरा विश्वास है कि जो सुविधाएं हम उनको दे पाए। राज्य सरकार की जो मंशा थी कि जब देश से खिलाड़ी आएँ तो वह यहाँ से बहुत अच्छा अनुभव लेकर के जाएँ। हमने पूरी कोशिश की है कि राजस्थान राज्य को जब भी मेज़बानी मिली तो हम उस परीक्षा पर खरे उतर सकें। उधर बीजेपी कार्यालय में सरकार बनने के 2 साल बाद शुरू हुई जनसुनवाई बीजेपी कार्यकर्ताओं वर्सेस आम जनता के बीच का विवाद बन गई। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही जनसुनवाई में आने की अनुमति दी गई है। ऐसे में आम जनता के आने पर हंगामा खड़ा हो गया। रिपोर्ट देखिए। कार्यकर्ता यहाँ पर अपने जो भी उसकी कोई जन समस्या है, कोई और समस्या को लेके आएगा जी, राइट है ना, लेके आके। राजस्थान बीजेपी ने इन दिनों अपने मुख्यालय में संगठन सर्वोपरि का संदेश देते हुए मंत्री दरबार शुरू किया है। इस दरबार में एंट्री के लिए बकायदा फॉर्म भरवाकर ये पुख्ता किया जाता है कि केवल पार्टी कार्यकर्ता ही पहुंच सके। लेकिन बुधवार को यहाँ कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। अचानक बीजेपी मुख्यालय के रिसेप्शन पर बड़ी संख्या में आमजन, कर्मचारी और खुद को कार्यकर्ता बताने वाले लोग पहुंच गए। जैसे ही रिसेप्शन पर इन्हें रोका गया तभी वहां हंगामा खड़ा हो गया। माहौल बिगड़ता देख प्रदेश कार्यालय सचिव मुकेश पारिक और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच को खुद मौके पर पहुंचना पड़ा। दोनों पदाधिकारियों ने साफ किया कि ये सुनवाई केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है, जिस पर वहां मौजूद लोगों से उनकी तीखी बहस तक हो गई। पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जो कर्मचारी बैठा है उसको हो सकता है जानकारी मैं इसीलिए आया ना, जो पार्टी का कार्यकर्ता उसकी सुनवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वो नहीं कहा जा रहा है कि सांसद, विधायक या मंडल अध्यक्ष को लिखवा कर लाइए तभी आपको अंदर जाने दिया जाए। ये प्रोसेस है, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कोई भी आदमी के पार्टी का कार्यकर्ता। इस खींचतान के बीच सुनवाई के लिए पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सभी के लिए दरवाजे खुले होने की बात कही। राजस्थान का कोई भी गरीब से गरीब, कोई भी वर्ग का, कोई भी जिले का नागरिक जब यहाँ आता है जयपुर के अंदर, वो हम मंत्रियों से डायरेक्टली वो संवाद कर सकता है और अपनी समस्या मैं बता सकता। वहीं मंत्री मंजू बाघमार ने समन्वय बैठाते हुए कहा कि जो प्रदेश कार्यालय आ रहा है वो कार्यकर्ता भी है और आमजन भी। आम जनता भी यहाँ पर आ रही है और जिस तरह से मंत्रियों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि हम जो है सप्ताह के 3 दिन और 4 दिन जो है हम लोग अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर जिस तरह से जनसुनवाई करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आम जनता भी आती है और कार्यकर्ता भी आता है, ताकि कार्यकर्ताओं में भी एक विश्वास रहे और जनता के अंदर भी जो है एक विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। बहरहाल बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता सुनवाई का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है और इससे पहले 2 बार वसुंधरा सरकार में बीजेपी मुख्यालय पर सबकी आमजन सुनवाई होती थी। हालांकि अब बीजेपी मुख्यालय में आने वालों के बीच ये एक नई चर्चा जरूर होने लगी है कि सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं की है या फिर आमजन की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन